हम गाने सुनने के इतने शौकीन थे कि हमने कुछ पैसे इकट्ठा करे थे और एक हमने रेडियो मंगाया था। पहली बार हमने उनको देखा था जब जयमाल में डालने जा रही थी। सिर से सर की चुनर पर समेटा नहीं, दिल दिया भेंट में कुछ भी भेंटा, रंगदारी हूँ देखई हो, फिर हमका भूलई हो, तुम तो बनारस का जई हो, फिर हमका भूलई हो, ना छाटब कपड़ा लत्ता भूखे खातन का जई हो, थक जई हो खातन से यही हो, खुदई बनई हो खाना। तो भैया सब लोग चीन गए हुई हो, हम आए गए। हम आज आए हैं टड़ई गांव। हमरे साथ में यहाँ मौजूद हैं पिंकी अरविंद प्रजापति, जौन एक बहुत जानी मानी जनपद सीतापुर की कवयित्री हैं। आज हम इनसे इनते मिलो कार्यक्रम में यहाँ खास बातचीत करीबा। पिंकी अरविंद प्रजापति साहित्य, समाज सेवा और अच्छी गृहिणी हो के साथ साथ बहुत जल्दी ही आप देश की राजधानी दिल्ली में नारी रत्न सम्मान से ने अलंकृत करी गयो, जी की चर्चा जनपद सीतापुर नहीं पूरे प्रदेश में यहाँ भय आकर आप जानी मानी मंचन पर जाती हो और अपने क्षेत्र जनपद प्रदेश के गौरव बढ़ाती हो। हमरे साथ में यहाँ मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और मेरा नमस्कार सबको। मैं साहित्य में आगे बढ़ रही हूँ, अपना नाम कर रही हूँ, तो साथ साथ में जो हमारे पीछे हमारे पति का हाथ है, जो हमें पंख दे रहे हैं, उड़ान दे रहे हैं, उनको भी एक पहचान मिले। है साहित्यिक क्षेत्र में यहाँ रुचि कैसे, कब से आप जो है साहित्यिक रचना करब शुरू कर दी? कक्षा 9 में थे हम, तब की है कि हम बहुत शौकीन थे रेडियो के और फिल्म देखने के। तो हम गाने सुनने के इतने शौकीन थे कि हमने कुछ पैसे इकट्ठा करे थे और एक हमने रेडियो मंगाया था और उस पर हम जैसे छुट्टियों में हमारे घर में खेती किसानी होती थी, तो जब छुट्टियां आती थी तो पापा का ये कहना होता था कि पढ़ाई के साथ साथ में घरेलू काम भी सीखने हैं। तो मम्मी लोग खेत में चली जाती थी और हम बहनें घर में रुकती थी और फिर हम लोग खाना बनाते थे। तो खाना बनाते बनाते मैं रेडियो बजा लेती थी और खाना बनाया करती थी। तो मुझे वहां से मन किया कि जैसे ये गीत मैं सुनती हूँ और एक बार सुनने के बाद ये चले जाते हैं और मैं अगर बाद में गुनगुनाती हूँ तो कभी कभी मैं भूल जाती हूँ। तो मैंने वो गीत डायरी में लिखने शुरू कर दिए। फिल्मी गाने थे वो, मैंने डायरी में लिखने शुरू किया। जब मैंने डायरी में वो लिखे, फिर धीरे धीरे मेरा मन करे कि मैं मेरे मन में जो कुछ आ रहा है वो चीज़ें मैं उसमें लिखूं। तो गीतों को तोड़ काट करके ऐसे मैंने लिखना शुरू किया। तो मुझे पता नहीं था कैसे। फिर उसके बाद में जैसे हमने हिंदी में पढ़ा कि दोहा होता है, इसमें इतने मात्राएं होती हैं, छंद होते हैं, सवैया छंद होता है। फिर वहाँ से फिर मेरे मन में आया कि दोहा लिखना मैंने शुरू किया और छंद लिखने शुरू किए। तो धीरे धीरे ऐसे करके मैं लिखने लगी और ये मुझे मतलब प्रेरणा वही मेरे गानों से मिली, फिल्मी गाने सुन करके। फिर मैं जब इंटर फर्स्ट ईयर में आई तो मेरी शादी तय हुई और शादी मेरी हो गई इंटर फर्स्ट ईयर में। मेरे जो पति हैं वो भी इंटर फर्स्ट ईयर में थे उस समय जब हमारी शादी हुई थी। एक ही कक्षा में दोनों लोग थे इसलिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो शायद विधि का विधान है कि हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ रहे थे और चूंकि हम दोनों ने शादी से पहले किसी को देखा तक नहीं था। ये पारंपरिक शादियां जैसे होती है कि घर वाले रिश्ता देखने जाते हैं, फिर लड़का देख कर आते हैं, और तब चलन ये हो गया था कि लड़की और लड़के को एक दूसरे को दिखा दिया जाए, लेकिन हमारे घर में ऐसा कुछ चलन नहीं था। नहीं, एक क्लास में थे, एक विद्यालय में भी थे कि? नहीं, एक विद्यालय में नहीं थे। वो यहाँ सिधौली में पढ़ते थे, श्री गांधी इंटर कॉलेज में, श्री गांधी विद्यालय में, और मैं पढ़ती थी लौली में, कन्या इंटर कॉलेज है वहाँ पे। तो काफी दूरी थी हम लोगों के विद्यालय में, कोई भी आना जाना परिचय नहीं, मतलब रिश्तेदारी भी हमारी नहीं थी। जहाँ हमारी शादी हुई हम एक दूसरे को मतलब बहुत दूर तक नहीं जानते थे। तो क्या हुआ कि हमारी शादी जब तय हुई तो पापा लोग जैसे घर में शादी देख के आते हैं ना बड़े बुजुर्ग, तो घर में से बैठ के बात करते हैं कि लड़का क्या कर रहा, क्या नहीं कर रहा, खेती कितनी है और परिवार कैसा है। तो ये सब चीज़ें हम सुनते थे।
मन में मतलब एक भाव होता है ना कि इच्छा होती है कि हमारी शादी जिसके साथ में हो रही है उसको हम देखें। एक बार मतलब कोई दिखा देता शादी किसके साथ हो रही है हमारी, लेकिन फिर मन में ये आता कि दिखा देंगे तो ठीक है, नहीं दिखाएँगे तो कोई बात नहीं है। जिसके साथ लिखी है अच्छा लिखा होगा, पति मिलना तो अच्छा मिल ही जाएगा, क्या करना है। तो पहली बार आपने कब देखा? पहली बार हमने उनको देखा था जब जयमाल में डालने जा रही थी, तब मैंने देखा था। द्वार-चार पे भी मैंने नहीं देखा था। उस मतलब मौर रहे उतना घना रहे चेहरा दिखा नहीं। हाँ, वो मोर होता ना, मोर होता, भीड़ भी होती ना, जब आप देखते हैं कि द्वार-चार होता है, तो उस टाइम बहुत सारी भीड़ होती है, लड़की को ज़बरदस्ती इसमें लोग उसमें ले जाया जाता है वो जयमाल के टाइम। तो वहाँ पे मैंने उस मतलब जो मेरा जो विवाह हुआ, उसको मैंने एक गीत में ढालने की कोशिश की। मैं सिर से सर की चुनर पर समेटा नहीं, दिल दिया भेंट में कुछ भी भेंटा नहीं। सामने वो खड़े थे धरे मोर को, सामने वो खड़े थे धरे मोर को, देख कर भी उन्हें मैंने देखा नहीं। कुछ ऐसा ही था कि मैं डली चौर फेंकने गई तो थी, लेकिन मैंने उन्हें देखा नहीं था। और उसके बाद में फिर मैंने, जैसे आपने पूछा कि आपने उनको पहली बार कब देखा, तो मैंने पहली बार उनको जयमाल के समय देखा। तब भी मैंने सही से नहीं देखा क्योंकि परिवार के लोग साथ में थे, तो संस्कारों में हम लोग पले बढ़े थे, तो इतना मतलब प्रेशर था या दबाव था परिवार का, इतना डर था अंदर कि अभी देखेंगे तो बाद में कोई टोके ना कि लड़की देखो कैसे दूल्हे को देख रही थी। ऐसा ही कुछ था मन में, तो मैंने बस जयमाल ऐसे डाली। तब मैंने एक बार नज़र उठा के देखा और उसके बाद तो जब शादी करके घर आ गए तभी मैंने उन्हें देखा। अच्छा, जब शादी करके आपने देखा तो आपने जो मन में पहले से आप सोचे थे कि ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा, तो क्या कुछ ऐसा हुआ था? वो तो मैं आपको सच्चाई बताऊँगी, क्योंकि जब मैंने देखा तो मैं आपको बताऊँ, मैं सही से देख ही नहीं पाई थी कि मतलब किस तरीके के हैं। और एक तो एक चीज़ ये होती है ना कि दूल्हा कितना भी अच्छा हो और बारात में मतलब पहले के ज़माने में दूल्हे को काजल-वाजल लगा के और ऐसा उसको मतलब तैयार करके बिल्कुल भेजते हैं कि वो कार्टून कार्टून लगता है। कार्टून बना के। सच में ये मतलब सच्चाई है। हाँ। और कुछ चीज़ें तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरे जीवन की कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो मैं क्या थी, मैं थोड़ा-सा पुराने संस्कारों में और नए संस्कारों को और थोड़ा-सा आधुनिक, थोड़ा-सा हमारा जो था वो परिवेश मिक्स था। तो मैंने अपने पति को मतलब कि, और ये हम दोनों में बहुत अच्छी बॉन्डिंग हुई। शादी के बाद जैसे हमने एक दूसरे को अपने विचार साझा किए, तो पता चला कि मतलब कि जो मैं सोचती हूँ वैसा वो भी सोचते हैं। तो जैसे मेरे अंदर कोई कमी थी, ये आपको कब पता चला कि जैसा हम चाह रहे हैं वैसा ही मिल गया? वो तो होता ना कि जब आप शादी करके आते हो 2-4 दिन जैसे वहाँ पे रुके, तो हम दोनों ने एक दूसरे को अपने बारे में बताया, क्योंकि पहले अब के ज़माने में ये है कि शादी तय होती है, शादी तय होने के बाद ही लड़का-लड़की आपस में बातचीत करने लगते हैं। लड़की के पास फ़ोन नहीं है तो लड़का दे देता है फ़ोन, या अब लड़कियों के पास फ़ोन है भी, सरकार ने भी दे रखे हैं। तो लड़कियों के पास फ़ोन होते हैं, लड़कों के पास होते हैं। हमारे ज़माने में ऐसा नहीं था। 2003 में हमारी शादी हुई थी। तब ऐसा नहीं था कि मेरे पास फ़ोन हो या घर पे फ़ोन हो तो मैं चुरा के बात कर लूँ। कहीं से निकाल के ना, होता कि शादी तय हो रही है तो पता तो चले कौन मतलब किसके साथ शादी हो रही है। तो ऐसा कुछ नहीं था। तो इस वज़ह से जब हम मिले साथ में तो बहुत सारी बातें होती करने के लिए। अगर आप पहले से आपने बातचीत नहीं की है, तो एक-दूसरे से बातचीत करने के लिए, एक-दूसरे को जानने के लिए, समझने के लिए बहुत सारी बातें अंदर होती हैं कि कितना समय हमको मिले कि हम बस एक-दूसरे को जाने और समझे। तब भी इतना समय नहीं मिलता था कि आज ये करना है, आज दुल्हन को सुबह ये खाना बनाना है, ये मतलब पहली अच्छा, रसोई बनानी है। जब शादी होकर के आप घर आई हैं और उस टाइम भी आपने एक गीत उतराई के समय जो फीलिंग आई उस पे भी हाँ, आपने हाँ, गीत वो जो लिखा है, फीलिंग वो गीत क्या है? वो फिर दुल्हन इतनी देर इंतज़ार करती है और महिलाएँ भी तैयारी में रहती हैं कि दुल्हन जल्दी आए और हम उसको अगवाने के लिए उतार के उसको आरती करके दुल्हन धीरे-धीरे फेरो पग आई देहरी, धीरे-धीरे फेरो पग आई देहरी। कोई दान दहेज कतोले, कोई
कोई व्यंग करारे बोले, कोई दान दहेज कतोले, कोई व्यंग करारे बोले, लाओ पूजा थाली लाओ, झटपट दुल्हन को उतराओ। सुन 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 गुजरे घंटे और गुजरी दोपहरी, दुल्हन धीरे धीरे फेरो पग आई देहरी। और इसका अगला बंद है, दोनों थके हार हैं लेटे, घर वालों ने देखी भेंटे, दोनों थके हार हैं लेटे, घर वालों ने देखी भेंटे, कोई घूंघट को ना खोले, सासू बोल करारे बोले, वो तो हर आहट पे समझे पियाए कोठरी, दुल्हन धीरे धीरे फेरो पग आई देहरी। साहित्य के प्रति जो लगाव रहा है वो कब से चालू हुआ, और आप जो है एक प्रोफेशनल कवियत्री कब से बनी हो, कब से आप बड़ी बड़ी मंचन बजाए लगी हो, और बारे में आप बताइए। वो जब मैं आपको बता रही थी कि ना 9th से मैंने शुरू किया था, वैसे मतलब जो होता है ना कि काखा गाघा लिखना बच्चा शुरू करता है, वही जर्नी थी हमारी। उसके बाद फर्स्ट ईयर में शादी हो गई। शादी के बाद हम अपने पारिवारिक जीवन में व्यस्त हो गए, और जब साथ में रहते थे तो भाव और आते थे, और जब साथ में नहीं रहते थे, मायके में रहते थे, तो भाव और आते थे। तब मैंने वहां से भी लिखना शुरू किया, प्रारंभ किया, धीरे धीरे लिखते रहे। उसके बाद में फिर बच्चे हुए, हम दोनों ने साथ में संघर्ष करना शुरू किया। जब बच्चे हुए तो मेरा लेखन बिल्कुल बंद हो गया। उसके बाद में मैंने एक एनजीओ था, इंटरनेशनल एनजीओ था, उसमें मैंने जॉब की, यूपीटीएसयू, वो क्या कहते हैं, यूनिसेफ में भी मैंने जॉब किया। तो यूनिसेफ के दौरान जो जिनको लिखने की थोड़ा बहुत रुचि थी, तो वहाँ पे कहा जाता था कि आप आर्टिकल लिखिए किसी विषय पे, या कोई कहानी लिखिए कि आप किसी लाभार्थी को या किसी महिला को, प्रेग्नेंट महिला को आपने प्रेरणा दी हो, जिसकी वजह से उसमें कुछ सुधार आया हो। तो वहां से थोड़ा बहुत मेरा लेखन फिर से स्टार्ट हुआ। वहां पे मैं काम कर रही थी, उसके बीच में ये कोविड आ गया। उनसे वर्चुअल कॉल करिए और उनसे बात करिए, जो चीजें निकल के आ रही हैं उस पर आप लोग एक लेख लिखिए, वो लेख लिख के आप भेजिए। तो मैं वहां जब लेख लिखती थी तो मेरे लेख जब स्टेट लेवल पर जाते थे तो वहां से मेरा जो परफॉर्मेंस होता था वो बहुत अच्छा था, सर्वश्रेष्ठ था। तो मुझे जो ग्रुप बना हुआ था उसमें बहुत ज्यादा तालियां मिलती थी और प्रोत्साहन मिलता था। तो मेरे मन में वहां से फिर आया कि क्यों ना मैं फिर से लिखना स्टार्ट करूं, मैं फिर से सीखूं। गुरुजी जो हैं डॉक्टर देवेंद्र कश्यप निडर जी, उनके बारे में पता चला अपने पति से कि ये हमारे गुरुजी हैं, वो भी मतलब कविताएं वगैरह लिखते हैं। तो मैंने अपने पति से कहा कि एक बार सर से बात करिए कि वो मेरी से रचनाएं हैं वो पढ़ ले, कहीं पे गलत हो या सही हो। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम बात करेंगे। तो उन्होंने गुरुजी से बात की, तो फिर गुरुजी ने मुझे गोष्ठियों में बुलाना शुरू किया। जब गोष्ठियां शिरौली में होती थी तो मुझे गोष्ठी में बुलाते थे कि यहाँ पे आओ, तो कोई नई रचना लिखो, तो वो आप लोगों के सामने सुनाओगे, तो उसमें कुछ त्रुटियां होंगी वो देखी जाएंगी। और मैं कोई नई रचना लिखती थी तो मैं गुरुजी को भेज देती थी, गुरुजी एक बार चेक कर लीजिए कि इसमें कहीं के सुधार तो नहीं करने वाला है। तो वो देख लेते थे। तो वहां से मेरा जो प्रोफेशनल, जो मेरा साहित्यिक समय था, वहां से शुरू होता है। जब मैं देवेंद्र गुरुजी से मिली तो उनके साथ जुड़ के मैं धीरे धीरे करके आज इस स्तर तक पहुंच पाई। अभी इस बार आपको दिल्ली में नारी रत्न सम्मान से अलंकृत किया गया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मान है, और कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, और ये मेरे लिए बहुत ही मतलब सौभाग्य का दिन था वो, क्योंकि मैं हमेशा से ये सोचती थी कि मुझे हमेशा से ये मन में भाव था कि मुझे पैसे नहीं कमाने हैं। मेरा हमेशा से ये काम था कि मुझे मेहनत बहुत करनी है, भले मेरे पास पैसा कमाए, लेकिन मैं साहित्य के क्षेत्र में हो या समाज के क्षेत्र में हो, मैं कुछ ऐसा काम करूं कि मैं महिलाओं के लिए प्रेरणा बनूं। इसके लिए मैंने भी अपनी एक संस्था में 100 से अधिक लड़कियों को सिलाई सिखाई, ब्यूटी पार्लर का कोर्स करवाया, वो भी सब कुछ निःशुल्क मैंने करवाया कि महिलाएं अपने पैरों पर खड़ी हो, अगर उनके पास कोई हुनर होगा तो अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हैं और आर्थिक रूप से अपने परिवार को मदद भी कर सकती हैं। और जो नारी रत्न सम्मान मुझे मिला, तो उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं कि मैं कैसे मतलब वो खुशी अपनी कैसे बयां करूं आपके सामने कि मुझे कभी मतलब ऐसा नहीं महसूस होता था कि मुझे नारी रत्न सम्मान मिलेगा।
क्योंकि मैं खुद को बहुत छोटा महसूस करती हूँ कि मैं अभी बहुत छोटी हूँ, बहुत लेखन के क्षेत्र में हो या समाज के क्षेत्र में हो, किसी भी कार्य क्षेत्र में मैं खुद को बहुत ही छोटा महसूस करती हूँ। और इतनी बड़ी उपलब्धि मुझे मिली, इसके लिए मैं भगवान का और जो मेरे साथ मेरे शुभचिंतक, मेरे आस-पास के जो लोग हैं, जो मेरे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर देवेंद्र कश्यप नीरज जी हैं, डॉक्टर चंद्रशेखर प्रजापति जी हैं, आर डी वर्मा गुरु जी हैं, मेरे पिताजी भगवान बख्श और मेरे पति अरविंद कुमार प्रजापति जी, और बहुत सारे हमारे साथ में लोग हुए हैं, सुमंत प्रजापति जी हैं, और ऐसे बहुत सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो मुझे हमेशा मतलब मेरे किसी भी काम पर मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रोत्साहित करते हैं, और जब मुझ में कोई कमियां होती हैं तब वो बताते हैं, मुझे तब ज़्यादा अच्छा लगता है कि आपके अंदर ये इस चीज़ में ये खामी, इसको सही कर लो। निंदक नेरे राखी आंगन कुटी छवाए। बिल्कुल, निंदक नेरे राखे आंगन कुटी छवाए, ये जो उक्ति है, सूक्ति है, ये मेरे लिए मतलब समझ लो दवाई का काम करती है। बहुत सारे लोग होते हैं, उनको अगर कोई टोक देता है, कुछ कह देता है तो उनको बुरा लगता है, मुझे बुरा नहीं लगता है, मुझे और अच्छा लगता है कि कोई व्यक्ति मुझ में सुधार चाहता है, क्योंकि वो मेरा शुभचिंतक है, इसलिए वो कह रहा है। अभी आप उत्तर प्रदेश के अतिरिक्त मतलब अपन प्रदेश तो जाए दो, कईयों प्रदेशन में यहाँ कविता पाठ करे जाती हो, और हम देखे हैं कि आप कईयों जेलिन के यहाँ जा चुकी हो कविता पाठ करे। मैं बहुत जल्दी गई थी शाहजहाँपुर जेल कारागार में, तो वहाँ पे ये हमारे कवि हैं एक, उन्होंने मुझे बुलाया था, और वहाँ जाकर के मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरा पहला कार्यक्रम जेल में था। तो जब मैं शाहजहाँपुर पहुँची थी तो मैंने एक ऑटो रिक्शा भाई साहब से कहा कि मुझे जेल जाना है। तो एक होता ना कि आप मतलब जेल ऐसा शब्द है कि जेल कोई जाना नहीं चाहता, और ये मैडम को जेल जाना है, तो उन्होंने कहा कि आपको जेल, तो 2-4 रिक्शे वालों से उसने कहा कि मैडम को जेल जाना है, तो हमने कहा भैया वैसे जेल नहीं जाना, हम कविता पाठ के लिए जेल जाना चाहते हैं। तो फिर उन्होंने बताया कि वहाँ पे आप चले जाइए, वहाँ से आपको ऑटो मिल जाएगा। फिर मैं वहाँ गई, और वहाँ जाकर के भी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं पहली बार मतलब टीवियों में, सीरियल में देखती थी कि ऐसी जेल होती है और ऐसे कैदी आते हैं, तो मैं मन में सोच के गई थी कि वहाँ पे कैदी होंगे और वो एक तरीके की जो ड्रेस होती है वो ड्रेस पहने होंगे, उस पे एक नंबर लिखा होगा, लेकिन वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था। जैसे हम लोग कपड़े पहनते वैसे ही वहाँ पे लोग पहने हुए थे। बस ये है कि जेल के वहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारे दरवाजे पास करके जाना होता है। जो हम गए जहाँ पे कार्यक्रम हो रहा था, और वहाँ पे मैंने एक बनारस वाला गीत पढ़ा था, जो अधीक्षक जी थे, जेल अधीक्षक जी, वो बनारस से थे, तो उनको वो गीत बहुत पसंद आया था, तो उसकी 2 पंक्तियाँ मैं पढ़ती हूँ, चूँकि वो अवधी में है, तो अवधी का गीत होना भी चाहिए। जी, मैं पढ़ती हूँ, अवधी का गीत है वो, और उन्हें बहुत पसंद आया। उन्होंने बाद में आकर के कहा कि आपका बनारस से इतना लगाव देखकर मुझे बड़ा अच्छा लगा, और ये जो अवधी का गीत आपका, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये बनारस पे है। तुम तो बनारस का जई हो, तुम तो बनारस का जई हो, फिर हमका भूलई हो, तुम तो बनारस का जई हो, फिर हमका भूलई हो। ऊ है बनारस का काशी कहती हैं, गंगा के तट पैया साधु रहती हैं, संग मधुनी रमई हो, फिर हमका भूलई हो, तुम तो बनारस का जई हो, फिर हमका भूलई हो। संग माल्या हो चारी है ती बोहारी, चली हो अंगऊ छागरे मैया डारी, रंगदारी हूँ मैं देखई हो, फिर हमका भूलई हो, तुम तो बनारस का जई हो, फिर हमका भूलई हो। आप कई सारी सामाजिक संगठन से ने जुड़ी रही हो, और आप लगातार समाज सेवा के क्षेत्र में भी लगातार काम कर रही हो। स्वास्थ्य विभाग की एक संस्था थी यूनिसेफ, उसके बारे में आप सब जानते हैं, और वो जो उसमें जब मैं काम करती तो मुझे जो टीकाकरण होता है, बच्चों को टीकाकरण जो करवाते हैं, तो गांव स्तर पे ये होता है ना कि लोग
उतना जागरूक अभी नहीं है कि वो बच्चे को उनके भविष्य के लिए वो टीका रहता है कि एक सुरक्षा चक्र रहता है कि और वो बीमारियों के लिए वो टीके लगाए जाते हैं जिसके लिए कि बच्चे में एक सुरक्षा चक्र बन जाए और जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसकी बढ़ जाए और वो बीमारियां उसको आए ना, क्योंकि अगर वो बीमारी उसे आ जाएगी तो फिर उसका कोई इलाज नहीं, वो बीमारी लाइलाज है, उसकी सिर्फ रोकथाम है। तो उसके लिए हम लोग कम्युनिटी में जाते थे, लोगों से बात करते थे, लोगों को जागरूक करते थे, उन्हें बताते थे ये टीका किसके लिए दिया जाता है और ये बच्चे के लिए क्यों ज़रूरी है और ये कोई इलाज नहीं है, एक रोकथाम है कि पहले से एक सुरक्षा चक्र बन जाए आपके बच्चे के लिए कि उसे वो बीमारी ना हो। तब मैंने वो जब नौकरी की थी तब मुझे 1500 रुपये मिलते थे उस नौकरी पर। इससे पहले मैं जब शादी करके आई थी, शादी के 2 साल बाद मैंने पढ़ाने जाना शुरू किया था, तब मुझे 300 रुपये मिलते थे। हमारे हस्बैंड को 400 रुपये मिलते थे। 300 रुपये से मैंने नौकरी शुरू की थी और धीरे-धीरे संघर्ष करते-करते तमाम संस्थाएँ एक आई हैड यूपीटीएसयू संस्था आई जिसमें मैंने काम किया, उसमें मुझे 15,000 रुपये सैलरी जब मुझे मिली, तो मुझे मतलब लगा कि जैसे मैं बहुत रुपए कमा रही हूँ। और एक बार मैंने हस्बैंड से कहा कि सैलरी आती थी तो निकालते वही थे एटीएम से, तो मैंने कहा एक बार मुझे दिखा दो कि मैंने 15,000 रुपये महीने में कमाए हैं। क्योंकि क्या होता है ना कि आप बहुत संकुचित चीज़ों में काम कर रहे होते हो, तो फिर आपको जब ज़्यादा मिलता है तो मतलब एक अजीब तरीके की खुशी होती है। उसके बाद फिर मैंने अपनी संस्था रजिस्टर करवाई, उसमें लड़कियों को सिलाई वगैरह सिखाया और पार्लर भी उनको सिखाया। और उसके बाद में फिर मैंने नव वेलफेयर सेवा समिति में 3-4 महीने लगभग काम किया। उसके बाद फिर अब मैं इसमें पहल फाउंडेशन में काम कर रही हूँ और उन क्षेत्रों में काम करके, और जैसे अभी मैं पहल फाउंडेशन में काम कर रही हूँ तो उसमें हम लोग जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ते थे और उनका किसी न किसी रूप से पढ़ाई जो है वो बाधित हो गई है, वो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो उन बच्चों को हम लोग जाते हैं और सर्वे करते हैं, उनके माँ बाप से फिर बात करते हैं और फिर उन्हें स्कूल तक लेकर जाते हैं। इसके अलावा और भी तमाम संस्थाएं हैं जिनमें मैंने काम किया है और लगातार अभी काम कर ही रही हूँ कि मुझे समाज के क्षेत्र में पता नहीं कहाँ से मुझे मतलब इतना लगाव है कि मुझे मतलब सामाजिक क्षेत्र में कोई भी काम होता है या कुछ कोई भी घटना होती है तो मेरा मन करता है कि मैं उस पर लिखूं, मैं चुप ना बैठूं और मैं मुझसे जितना हो सके करने के लिए मैं करूं, कलम से करूं या शरीर से करूं। क्योंकि मैंने लिखा था, इनमें छुपी कला की पहचान कर रही हूँ, यह कर्णधार देश के हैं भान कर रही हूँ, धनवान दान कर रहे हैं धन समाज को, धनवान दान कर रहे हैं धन समाज को, पर मैं समाज को श्रमदान कर रही हूँ, पर मैं समाज को श्रमदान कर रही हूँ। एक साथ में यहाँ आप एक गृहिणी भी हो, 2 लड़का हैं आपके रे, पार्लर, समाज सेवा, साहित्य लेखन, कभी मंचों पे जाना, सिलाई सेंटर, ब्यूटी पार्लर, एक साथ में यहाँ ये सारी चीज़ें कैसे मैनेज होती हैं? अब इस बारे में मुझे बस इतना कहना है कि अगर आपके अंदर किसी चीज़ को लेकर जुनून है, लगन है और आपका कोई लक्ष्य है जहाँ तक आप जाना चाहते हो, तो ये सब कुछ मैनेज करना उतना कठिन नहीं है। लेकिन हाँ, परेशानियाँ तो होती हैं, कभी-कभी ऐसा लगता है कि हम अब इतना सारा मुझसे नहीं होगा, नहीं कर पाएँगे, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन अपने पीछे जो मेरे पीछे आगे पीछे जो लोग हैं, मेरे साथ जो लोग हैं, उनसे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि जब मैं बहुत परेशान होती हूँ तो मैं बातचीत करती हूँ उनसे, परेशान होकर के ये नहीं कहती हूँ कि नहीं छोड़ो ये काम मुझे नहीं करना, मैं बात करती हूँ उनसे और बात करने के बाद मैं थोड़ा सा और ऊर्जावान हो जाती हूँ और फिर लौट कर हमरे इनते मिलो कार्यक्रम के माध्यम से ने महिलाओं को उनका क्या कहा चाहती? हम उनसे यही कहना चाहेंगे, खासकर महिलाओं से, भी करने के लिए, कुछ भी पाने के लिए पहले तो आपको अपने परिवार में खुद को प्रूव करना पड़ता है, आपको दिखाना पड़ता है कि आप क्या कर सकते हो। क्योंकि महिला के लिए घर से बाहर जाकर के काम करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि आपको घर की जिम्मेदारियां भी उठानी है और बाहर भी काम करना है। क्योंकि आप चाहते हो, अगर आप सोचते हो कि मुझे घर के काम ना करना पड़े और मैं सिर्फ बाहर काम करूं और घर पे आकर के लोग मुझे मेरी आरती उतारें, तो ऐसा संभव नहीं है। आपको पति भी देखना होगा, आपको अपने बच्चे भी देखने होंगे, सास ससुर भी देखने होंगे। अगर आपकी ज्वाइंट फैमिली है, क्योंकि मेरी तो
जॉइंट फैमिली थी, तो अगर आपकी जॉइंट फैमिली है तो वो भी आपको देखनी होगी, और लेते हो तो वो लोग जो आपके विरोध में खड़े होते हैं वो एक दिन आपके लिए खुद खड़े हो जाते हैं। आप अगर कोई आपको 2 बात कह देता है तो वो आपके लड़ने के लिए तैयार खड़े हो जाते हैं। ऐसा तभी संभव है जब आप उनके लिए पहले करके देते हो, आप उनको दिखाते हो कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, इससे मेरा ही नहीं आपका भी लाभ है। और मुझे जहाँ तक ये लगता है हर व्यक्ति मतलब ये चाहता है कि अगर मुझे इनसे लाभ कुछ मिलना है, कुछ लाभ होना है, तब तो आपके साथ वो हो लेता है। आपके खटपट होते हैं या खटपट ना हो पर में मुझे बहुत अच्छा अनुभव है, क्योंकि मेरा जो दाम्पत्य जीवन है वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं अक्सर खुद देखती हूँ मेरी बहुत इस मामले में आपको बताऊँ, मेरी बहुत सारी सहेलियों की मैं प्रेरणा स्रोत हूँ। उन्हें जब कोई परेशानी उनके दाम्पत्य जीवन में आती तो मुझे फ़ोन करती हैं कि अब मुझे क्या करना चाहिए, सास ससुर ऐसा कह रहे हैं, पति ऐसा कह रहा है, तो अब इस टाइम मैं क्या करूँ? तो मैं उन्हें जो चीज़ें बताती हूँ वो सब चीज़ें करती हूँ, उसके बाद उनके घर का जो माहौल है वो सही हो जाता है। तो मैंने सब चीज़ों के साथ में सामंजस्य बना के रखा, पति, बच्चे, सास, ससुर सबके बीच में। और लड़ाई झगड़ा क्या होता है ना कि जब रिश्ते होते हैं, एक पास रहते हैं, तो रिश्तों में कभी ना कभी खटपट तो होती है। लेकिन बहुत ज़्यादा खटपट जिनके बीच में होती है तो कहीं न कहीं इंसान को देखना चाहिए कि हम में कमी है या सामने वाले में कमी है। क्योंकि अगर आप सामने वाले को ही हमेशा दोष देते रहोगे तो रिश्ते नहीं चलने वाले हैं। आप अपने पर भी ध्यान दो कि हमने गलती कहाँ की थी। और मेरा मानना, अगर मेरे पति पत्नी में कभी कहा-सुनी हो भी जाती है, तो पहली बात तो तीसरा व्यक्ति जानता नहीं। आज आपके ये टीवी न्यूज़ के माध्यम से बहुत सारे लोग जानेंगे कि हमारे बीच में खटापटी होती है। नहीं तो तीसरा व्यक्ति नहीं जान पाता है कि हमारे बीच में ऐसे है इस समय। और वो अगर हमारे दोनों के बीच में अगर कोई ये बताओ मैनेज कौन करता है? नहीं, मैनेज तो मैं ही करती हूँ। ये बात सत्य है, क्योंकि मेरे पति जब वीडियो देखेंगे तो वो कहेंगे कि देखो अब सारा श्रेय खुद लेके जा रही है। लेकिन श्रेय इस चीज में मैं श्रेय लेना चाहती हूँ, इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा जो समर्पण होता है वो आप भी जानते हैं कि स्त्रियां करती हैं, और मैं करती हूँ, इसलिए मैं कह रही हूँ। और ये आप बात उनसे पूछ सकते हैं कभी जब मैं इतने सालों से उनके साथ ना तो लड़ाई करेंगे, ना करेंगे, ना मारेंगे, ना पीटेंगे। अच्छा, इस पे एक आपने कविता लिखा, वही सुनाए दो। वो तो कविता मैंने ऐसे लिखी थी कि जब नाराज जैसे हो जाते हैं तो मेरा क्या है कि मैं माइंडली उस समय डिस्टर्ब हो जाती हूँ जब वो बात नहीं करते, क्योंकि हम लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं। और जब वो बात करना छोड़ देते हैं, वो होता है ना कि आप मौन हो जाओ, सारे चीजों का हल मौन है। तो जब वो मौन हो जाते हैं तो ये चीज मुझे बहुत खलती है। तो मुझे जब बहुत खलती है तब मैं पीछे पड़ जाती हूँ उनको मनाने के लिए कि मेरी अगर गलती है तो मुझे बताओ, अगर मेरी गलती नहीं है तो फिर आप मान जाओ। तो मैंने वहां पे लिखा था कि ना वालो देखे कितने दिन बिन बोले तुम रही हो, ना छाटब कपड़ा लत्ता भूखे खातन का जी हो, थक जई हो खातन से यही हो खुदई बनई हो खाना, थक जई हो खातन से यही हो खुदई बनई हो खाना, उल्टा सीधा खाए ले हो खर खट्टी खटिया सुई हो। इसलिए मान जाओ तो ज्यादा सही है। अगर नहीं मानोगे तो फिर यही दिक्कतें सारी खड़ी होंगी। तो खैर आपस में हमारे ज्यादा होता नहीं, अगर लड़ाई झगड़ा होगी भी तो बस 1-2 घंटे के लिए, 1-2 घंटे के बाद हम मामला सॉर्ट आउट कर लेते हैं। क्योंकि मुझे ऐसे रहना पसंद नहीं कि एक उधर मुंह फुलाया जा रहा है, एक उधर मुंह फुलाया जा रहा है, जो खा रहे वो भी नहीं हजम हो रहा है। मैं ये मान के चलती हूँ कि जिंदगी बहुत लंबी नहीं है, बहुत ज्यादा 70-75 साल जीना है। अगर बहुत ज्यादा जियोगे, इसलिए सबके साथ मिलजुल के रहो, और जिनके साथ रहे उनके साथ तो और ज्यादा मिलजुल के रहो। और रिश्तों के मामले में मुझे अनुभव भी अच्छा है और मैं रिश्तों को समेट कर भी रखती हूँ। कोई भी अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलें, अगर यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, और वीटीवी न्यूज़ का बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे इस काबिल समझा उन्होंने कि मुझे मेरे विचारों को, मेरे कामों को जानने की कोशिश की। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम।